हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, जैसे कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कक्षा 9th 10th 11th और 12th कक्षा के साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासें चल रही है। सभी विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं और जो नए विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो वो सबसे पहले हमारे इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासें ली जा रही है साइंस एंड बायोलॉजी, और उसमें हमारा जो पिछले वाला टॉपिक था वो था पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। और आज उसी पदार्थ के आगे हम और इस आदर्श पदार्थ को हम और नए रूपों में और नए विभाजनों में अध्ययन करेंगे। और जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों, वो रहेगा परमाणु एंड अणु। परमाणु एंड अणु, परमाणु तथा अणु, परमाणु तथा अणु। विद्यार्थियों, ये परमाणु और अणु क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पूर्णतः से इसकी चर्चा करेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। विद्यार्थियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि संसार की जितने भी वस्तुएं बनी हैं, जो भी वस्तुएं आपको जो दिखाई दे रही है वर्तमान समय में आपके आसपास, ऊपर नीचे, जो भी, वो सभी की सभी वस्तुएं जिस भी सामग्री से बनी है उस सामग्री का वैज्ञानिकों ने नाम पदार्थ रख दिया। लेकिन विद्यार्थियों, आज से कई साल पहले इस पदार्थ के बारे में और अध्ययन की जानकारी करने के लिए भारत के कुछ दार्शनिक और कुछ ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश की। हमेशा वो जिज्ञासा में थे कि कोई कुछ न कुछ नया मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय दार्शनिक और दूसरे आपके जो दार्शनिक थे वो ग्रीक दार्शनिक। भारतीय दार्शनिक और ग्रीक दार्शनिक, ये कुछ ऐसे दार्शनिक लोगों ने इस पदार्थ को विभाजन करने की प्रक्रिया अपनाई कि क्या पदार्थ का कोई छोटा रूप हो सकता है। तब उन्होंने ये देखा। भारत के वैज्ञानिकों की यदि बात करें तो भारत के वैज्ञानिक दार्शनिक दो थे। पहला था आपका महर्षि कणाद, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद। और दूसरे आपके थे वो थे पकुदा। दूसरे जो आपके वैज्ञानिक थे वो थे पकुदा काव्यायाम, पकुदा काव्यायाम। विद्यार्थियों, ये दो भारत के दार्शनिक थे। और दूसरे जो ग्रीक दार्शनिक थे वो एक तो थे डेमोक्रिटस और दूसरे थे ल्यूसिपस। ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने केवल और केवल पदार्थ के विभाजन के बारे में बात की कि पदार्थ किस रूप में रहता है, पदार्थों का जब विभाजन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो इन चारों का एक ही था सिद्धांत कि पदार्थ को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, पदार्थ को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो छोटा सा टुकड़ा और विभाजित नहीं होता है। अब जब और विभाजित नहीं होगा तो उसको पदार्थ का अति सूक्ष्म कण बोला, और उसी अति सूक्ष्म कण को अविभाज्य का मतलब है कि उसे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। और उसी का नाम उन वैज्ञानिकों ने, उस दार्शनिकों ने क्या दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु। तो ये भी महर्षि कणाद ने ध्यान देना कि जब कोई भी पदार्थ लेते हैं उसको जब विभाजित करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, तो काटने के बाद हमें एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त होता है और इस टुकड़े को हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब और छोटा टुकड़ा, इसका मतलब ये है इस टुकड़े को विभाजित नहीं करते हैं, इसलिए इसको उसने बोला अविभाज्य कण। क्या बोला? अविभाज्य कण। और इसी अविभाज्य कण को महर्षि कणाद ने क्या नाम रख दिया? परमाणु नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? परमाणु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं?
एटम। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, भारत के दार्शनिक ने नाम रखा परमाणु और इस ग्रीक दार्शनिक ने नाम रखा एटम। इसलिए चारों की परिभाषा एक ही थी कि पदार्थ का एक अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो विद्यार्थियों बात करते हैं कि ये परमाणु क्या है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो अति सूक्ष्म है, जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म, जिसको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं पदार्थ परमाणु को। तो अब परमाणु के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की कि परमाणु क्या है विद्यार्थियों। परमाणु एक पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है और ये पदार्थ की संरचनात्मक भी इकाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है? परमाणु है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। अब ध्यान देना, दूसरे विद्यार्थी याद रखना, परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक स्ट्रक्चर, संरचनात्मक इकाई है। अब इसको संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि परमाणु के समूह एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का जब निर्माण होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं के समूह से मिलकर के बना होता है। इसलिए कोई भी पदार्थ का निर्माण है हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार विद्यार्थियों ध्यान देना, हमने पढ़ा कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहले यदि केमिस्ट्री की बात करें तो वो पदार्थ से स्टार्ट होती है और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि पदार्थ के बारे में और किस वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया, पदार्थ के परमाणु को मूल रूप किसने दिया। तो विद्यार्थियों याद रखना कि पदार्थ के सबसे पहले पदार्थ के, या इसको परमाणु बोलेंगे विद्यार्थियों। परमाणु शब्द आजकल वर्तमान में वैज्ञानिकों की बात करें, वो दार्शनिक को छोड़ के वर्तमान वैज्ञानिकों में परमाणु शब्द की सबसे पहले यदि परिभाषा दी तो वो जॉन डाल्टन ने दी। किसने दी? जॉन डाल्टन ने दी सन 1808 के अंदर, और कुछ मानते हैं सन 1803 के अंदर। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यदि किया था तो वो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया? जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत मॉडल प्रस्तुत भी किया था। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है? कह सकते हैं कि जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो परमाणु मॉडल या सिद्धांत है वो इस मॉडल के अंदर क्या है। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें की, कौन कौन से बिंदु उसने मुख्य रखे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इस परमाणु सिद्धांत को मानने से पहले दो वैज्ञानिक और थे। आपके एंटोनी लेवासियर और प्राउस्ट नामक वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए और उस दोनों रासायनिक संयोजन के नियम को इसने क्या माना? युक्ति संगत माना। और उसके आधार पर इस पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणुओं की या परमाणुओं का मॉडल प्रस्तुत किया। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम को युक्ति संगत माना, मतलब उसको साथ में रखा और उसी के साथ इस परमाणुओं की क्या की? व्याख्या की। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि वो यदि बात करें कि रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं तो विद्यार्थियों दो नियम है। पहला कौन सा है?
पहला विद्यार्थी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम किसने दिए विद्यार्थियों? तो याद रखना ये दोनों नियम, एक आपका वैज्ञानिक था एंटोनी लेवासियर, और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो आपका था प्राउस्ट। कौन था? प्राउस्ट। इन दोनों ने इस रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रस्तुत किए। अब ये दोनों नियम क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत कि द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात करें, द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान न तो सर्जित होता है और न ही विनाश होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई अभिक्रिया कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो CO2 गैस उत्पन्न होगी, लेकिन उसने क्या कि जब उसमें भाग लेने वाले जो भी परमाणु या पदार्थ होते हैं तो उनके द्रव्यमान न तो कभी सर्जित होते हैं और न ही विनाश होते हैं। कहने का मतलब है कि उस परमाणुओं का द्रव्यमान न तो कभी अधिक होता है और न ही कम होता है, सदैव वो संरक्षित रहते हैं। कैसे? तो ध्यान देना विद्यार्थियों, कार्बन का यदि परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का 32 होगा। और इसी में ही वही है, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा, गुणा कर दो, 12 और 32 44 ग्राम, और इधर 12 और 32 कितने होते हैं, 44 ग्राम होते हैं। कहने का मतलब है कि विद्यार्थियों कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान सर्जन होता है और न ही विनाश होता है, कि न तो वो अधिक 44 से 46 होता है और न ही वो 44 से 40 होता है, सदैव संरक्षित रहता है। ये तो आपका था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और दूसरा आपका है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है विद्यार्थियों? तो ये वैज्ञानिक प्रवक्ष ने बताया कि किसी भी यौगिक के अंदर या अणु के अंदर भाग लेने वाले परमाणु या भाग लेने वाले तत्वों के अनुपात सदैव निश्चित होते हैं। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि एक हम उदाहरण लेते हैं जल, या फिर हम कह सकते हैं अमोनिया NH3। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इस जल के अंदर यदि देखा जाए तत्वों का अनुपात, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसमें हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने तत्वों के परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो कह सकते हैं कि जल हमेशा 2:1 से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना। या फिर अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1:3। सदैव निश्चित अनुपात के द्वारा ही किसी भी यौगिक या अणु का निर्माण होता है। तो ये दो नियम थे रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का नियम देने वाले दोनों वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी लेवासियर और प्राउस्ट। बहुत सारे ऐसे प्रयोग करने के बाद उसको एक परिणाम या एक सिद्धांत देने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन विद्यार्थियों, जॉन डाल्टन ने इस रासायनिक संयोजन नियम को युक्ति संगत मान करके एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और उस परमाणु मॉडल प्रस्तुत के अंदर क्या है तो आगे देखना। यदि सबसे पहले बात करें कि इस डाल्टन मॉडल के मुख्य बिंदु, ठीक है ना। अब याद रखना विद्यार्थियों, इसका मुख्य बिंदु क्या था? डाल्टन ने क्या बताया कि डाल्टन ने बताया कि जो भी सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। सबसे पहले इसने ये बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस कण को नाम क्या दिया? इस कण को जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इस कण का जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सभी पदार्थ
इस पदार्थ को हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, परमाणु से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? परमाणु से निर्मित होते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, पहला इसका मूल बिंदु ये था कि परमाणु से निर्मित कौन होते हैं? पदार्थ, या सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं। दूसरा क्या था विद्यार्थियों? तो दूसरा इसका ये था कि परमाणु एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु एक अति सूक्ष्म या सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के साथ न तो यह सर्जित होता है न ही विनाश होता है। तो लिख सकते हैं न तो सर्जित और न तो विनाश, और न ही विनाश। जो जितना है वो उतना ही रहेगा। कि कार्बन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करेंगे तो विद्यार्थियों हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु आगे उसमें सम्मिलित होंगे। कभी न तो सर्जन होता है न ही विनाश होता है। फिर विद्यार्थियों तीसरा पॉइंट क्या था? तो तीसरा पॉइंट इसका था कि समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। तीसरा पॉइंट कौन था? कि समान तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, यदि मैं कह देता हूं कि कोई भी एक पदार्थ सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान, एटम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म सदैव क्या रहेंगे? समान रहेंगे। कि सोडियम के अंदर और कोई दूसरे गुणधर्म नहीं रहेंगे। परमाणु चाहे कितने भी हो उस तत्व के अंदर वो सभी समान है, और उसमें जो भी उसका केमिकल्स प्रॉपर्टीज है, करेक्टर है, वो भी सभी के सभी क्या है? समान है। कहने का मतलब है कि समान परमाणुओं के द्रव्यमान और उसके गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते। जबकि उसने अलग चौथा पॉइंट बताया कि जब असमान, ये तो समान थे, यदि भिन्न भिन्न तत्वों की बात करें, किसकी बात करें? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि किसी यौगिक के अंदर, जैसे मैं कह देता हूं कि NaCl ये एक यौगिक है या ये कोई अणु है, और इस अणु के अंदर देखा जाए तो भिन्न भिन्न तत्व, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, ठीक है ना। अब ये भिन्न भिन्न की यदि बात करें तो दोनों के परमाणु की संख्या भी क्या है? अलग अलग है। द्रव्यमान भी दोनों का क्या है? अलग अलग है। तथा उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो याद रखना दोनों पॉइंट इसने कहा कि एक तो समान तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, कभी भी समान नहीं होते हैं। और पांचवा विद्यार्थियों इसने एक और पॉइंट बताया था कि क्या होता है पांचवा? तो उसने बताया कि जब कोई भी तत्वों के परमाणु निश्चित संख्या में, और निश्चित संख्या होती है लेकिन संख्या भी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कि किसी भी यौगिक में भाग लेने वाले परमाणु पूर्ण संख्या में निश्चित अनुपात में जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में
परमाणु निश्चित अनुपात, पूर्ण संख्या में परमाणु निश्चित अनुपात से किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे विद्यार्थियों? तो हमने पढ़ा कि जैसे एक मैं कह देता हूं कि आपके अमोनियम NH4, अब इसमें विद्यार्थियों ध्यान देना कि नाइट्रोजन परमाणु है तो इसका एक पूर्ण संख्या 1 है और हाइड्रोजन कितनी है? 4 है। तो 1:4 एक निश्चित अनुपात में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ये जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में विशेषताएं या उनके बिंदु बताए दे कि इनके आधार पर परमाणु इस रूप में व्यवस्थित होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस परमाणु मॉडल से क्या परमाणु यहीं तक सीमित हो गया? नहीं, बिल्कुल विद्यार्थियों, आगे हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे अगले एपिसोड के अंदर कि उसमें परमाणु के भी मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेकिन उसका विस्तृत अध्ययन अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन आज थोड़ी बहुत इसमें जानकारी करते हैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु। अब यदि बात करें कि परमाणु के मौलिक कण, मौलिक का मतलब है कि अपरमाणु, कौन से कण? अपरमाणुक, ठीक है ना, अपरमाणुक कण। विद्यार्थियों क्या पदार्थ भी अविभाज्य है? बिल्कुल, हमने पढ़ा अविभाज्य है। लेकिन विद्यार्थियों जब आगे 19वीं शताब्दी में कई ऐसे वैज्ञानिक जो आए, आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस परमाणु को अविभाज्य की परिभाषा को क्या कर दिया? गलत कर दिया। और उसके बाद उसने कह दिया कि परमाणु एक विभाज्य होता है क्योंकि परमाणु भी अपरमाणु से मिलकर के बना होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, नॉर्मल जानकारी कि परमाणु के भी 3 अपरमाणु होते हैं। कितने होते हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, कौन कौन से 3 होते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कौन है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपकी यदि बात करें तो प्रोटॉन, दूसरा कौन सा विद्यार्थियों? प्रोटॉन। और तीसरा आपका है न्यूट्रॉन। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन। ये 3 ऐसे अपरमाणु या मौलिक कण होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल ही होता है, उदासीन ही होता है। अब विद्यार्थियों यदि इसकी थोड़ी सी बात करें परमाणु संरचना की, तो परमाणु एक गोलाकार होता है और उसके बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के अंदर इस केंद्रक को वैज्ञानिकों ने नाभिक माना। क्या माना? नाभिक माना। विद्यार्थियों इस नाभिक के अंदर यदि देखा जाए तो 2 चीजें होती है, एक आपका होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस में पाई जाती है? नाभिक के अंदर पाई जाती है। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव योग को हम किस नाम से जानते हैं? द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों एक और भी ये बात याद रखना कि 2 आपके परमाणु मिल गए, तीसरा परमाणु कहाँ रहता है? तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, किसके? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? गति करता है या चक्र लगाता है। क्या लगाता है? चक्र लगाता है। तो ये एक परमाणु के बारे में नॉर्मल आपको जानकारी थी। आगे हम अगले एपिसोड के अंदर पढ़ेंगे परमाणु की पूर्णतः संरचना की, परमाणु के सिद्धांत कौन कौन से थे। जॉन डाल्टन के बाद जे थॉमसन, रदरफोर्ड, निल्स बोर, ये बहुत ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की पूरी स्ट्रक्चर को समझा के छोड़ दिया और आज वर्तमान में हम वही पढ़ रहे हैं। तो ये तो परमाणु के मौलिक कण थे। अब विद्यार्थियों हम बात करें कि परमाणु के बाद यदि हम देखें कि परमाणु ये तो अकेला था कि परमाणु कितने सूक्ष्म कण होते हैं, कितना छोटा होता है। यदि इसको देखा जाए ये किस अवस्था में पाया जाता है प्रकृति के अंदर, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, परमाणु के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो परमाणु का आकार अति सूक्ष्म होता है। परमाणु का आकार क्या होता है? अति सूक्ष्म होता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, अति सूक्ष्म होने के साथ कितना होता है? तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि परमाणु के आकार को नैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है?
नैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, nm। विद्यार्थियों ध्यान देना कि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। और यदि सामान्य तौर पे देखा जाए कि जो आपका सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु आकार देखा जाए तो 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो सबसे पहले सभी तत्वों का औसत परमाणु आकार की बात करें तो 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या, ठीक है ना, परमाणु की त्रिज्या कितनी है तो 10 की घात माइनस 10 मीटर। या परमाणु के आकार को किससे मापा जाता है तो विद्यार्थियों नैनोमीटर से मापा जाता है। अब एक और विशेषता विद्यार्थियों कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था का मतलब है कि ये कभी भी आपको स्वतंत्र नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। ये किसी के किसी साथ, या तो अणु के साथ या फिर आयन के साथ आपको मिलेगा। तो परमाणु किसके साथ मिलता है, या तो अणु या फिर किस में मिलता है, आयन में मिलता है। किस में मिलता है, अणु या आयन में मिलता है। कभी भी आपको प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा। याद रखना क्वेश्चन आता है कई बार कि परमाणु किस अस्तित्व में होता है, स्वतंत्र या नहीं, स्वतंत्र नहीं। तो विद्यार्थियों याद रखना कि कभी भी यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है, या तो ये अणु में या फिर ये आयन में पाया जाता है, ये इसके साथ पाया जाता है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं दूसरी, परमाणु के अलावा हमने हेडिंग लगाई थी अणु, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। विद्यार्थियों मॉलिक्यूल्स की बात करें, परमाणु के बाद अणु की बात करें तो पदार्थ की छोटी गई परमाणु थी, लेकिन परमाणु की या दो से अधिक परमाणु या बहुत सारे परमाणु मिल करके जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, अणु के नाम से जानेंगे। तो अणु की यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर आपस में रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम विद्यार्थियों या तो अणु कहेंगे या फिर इसका दूसरा नाम है यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक। उसे हम अणु के नाम से जानते हैं। कैसे विद्यार्थियों, तो ध्यान देना कि 2 या 2 से अधिक परमाणु, जैसे मैं कह देता हूं कि ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके एक ऑक्सीजन किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। कैसे कि 2 ऑक्सीजन मिल करके एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। अब ऑक्सीजन अणु का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन परमाणु मिल करके नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। अब इसके बारे में भी आपको समझाएंगे कि कुछ अल्फाबेट के साथ आपके कुछ ऐसे गणितीय अंक भी आपके साथ जुड़ते हैं, तो उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों याद रखना कि अणु किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में अणु जुड़े हैं तो उसके मध्य एक बंध पाया जाता है जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध भी कई प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, वांडरवाल बंध, बहुत सारे ऐसे बंध होते हैं, उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों अब यदि हम बात करते हैं कि ये अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः अणु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, पहला आपका होता है तत्वों के अणु। किसके अणु? तत्वों के अणु, ठीक है ना, तत्वों के अणु, तत्वों के अणु। और दूसरे विद्यार्थियों आपके होते हैं यौगिक के अणु। किसके होते हैं? यौगिक के अणु, यौगिक के अणु। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, दोनों के अंदर अंतर देखना। तत्वों के अणु की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक ही तत्वों के अनेक परमाणु, एक ही तत्वों के अनेक परमाणु आपस में जुड़ करके जो जिस अणु का निर्माण करेंगे उसे तत्वों के अणु कहते हैं। कैसे विद्यार्थियों? जैसे मैं कह देता हूं कि O2, N2, Cl2, F2, Br2। इसका मतलब है कि S2, S8, P4, ये जितने भी आपके जो जो आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी तत्वों के अणु हैं। अब इसको तत्वों के अणु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही तत्वों के बहुत सारे परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणु मिल करके जिस अणु का निर्माण करेंगे उसको तत्वों के अणु के नाम से जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, जिसमें केवल एक ही परमाणु होता है उस अणु को किस नाम से जानेंगे? तो उसमें भी एक शब्दावली है, एक परमाणुक अणु, एक परमाणुक अणु, दूसरा द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु, और विद्यार्थियों बहुपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु। अब इस विद्यार्थियों याद रखना कि कभी कभी क्या होते हैं कि जैसे यदि 118 एलिमेंट्स के अंदर देखा जाए तो धातुएं जितनी भी होती है ना वो सभी की सभी यदि अणु के रूप में है तो एक परमाणु के रूप में जितने भी आप देखोगे उसके ऊपर कोई भी ऐसी एक से ज्यादा परमाणु नहीं पाए जाते हैं। और साथ में अक्रिय गैस, कौन सी गैस? विद्यार्थियों याद रखना, जो अक्रिय गैस होती है वो आपकी एक परमाणु होती है। अक्रिय गैसों को कभी भी दो या दो से अधिक परमाणु से नहीं दर्शाते हैं। कैसे? जैसे नियोन है तो नियोन के पीछे कभी भी आपको अंक नहीं दिखेंगे, Ne2 कभी भी नहीं दिखेंगे, आपको सदैव क्या दिखेंगे? Ne दिखेंगे। या फिर इसके अलावा आपको देखा जाए आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ठीक है ना, और रेडॉन है, ये बहुत सारे अक्रिय गैस जितनी भी है वो सभी की सभी आपके एक परमाणु होते हैं। और उसके साथ जितने भी जो आपके धातु होते हैं वो भी कभी भी एक द्विपरमाणु या बहुपरमाणु नहीं लेके जाते हैं, वो सभी के सभी एक परमाणु के लेके जाते हैं। अब विद्यार्थियों कैसे? जैसे आपने देखा होगा सोडियम है तो सोडियम के पीछे कभी भी आप यौगिक को छोड़ करके कभी भी सोडियम के पीछे Na2 कभी नहीं देखोगे, 3 नहीं देखोगे, 4 नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि धातु एक परमाणुक होती है। अब विद्यार्थियों द्विपरमाणुक में क्या है? द्विपरमाणुक की बात करें, जैसे ध्यान देना कि दो परमाणुओं से मिल करके एक ही प्रकार के होने चाहिए, एक ही प्रकार के दो परमाणु से मिलकर के जो बने होते हैं अणु उसे द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे N2 जिसमें नाइट्रोजन 2 परमाणु है, ऑक्सीजन, क्लोरीन के 2 है, फ्लोरीन के 2 है, ब्रोमीन के 2 है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है ना, हाइड्रोजन के, ये सभी के सभी क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। अब बहुपरमाणु क्या होते हैं? तो बहुपरमाणु की बात करें तो फास्फोरस के 4 होते हैं, सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़ करके बने होते हैं तो उसे बहुपरमाणु कहते हैं। मतलब दो से ज़्यादा परमाणु एक ही प्रकार के जुड़ करके जो संरचना बनाते हैं उसे हम बहुपरमाणुक अणु के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपका था तत्वों के अणु। अब हम बात करते हैं यौगिक के अणु कि यौगिक के अणु कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों जो आपने कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं वही आपके यौगिक के अणु है। यौगिक के अणु के अंदर याद रखना कि एक ही प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के जिस अणु का निर्माण करेंगे उसे यौगिक के अणु के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखना विद्यार्थियों। दूसरा, यौगिक के अणु, जो आपने यौगिक पढ़े थे वही इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। यौगिक के अणु, यौगिक अणु हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में
रासायनिक बंध द्वारा, रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होते हैं। रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। उसे विद्यार्थियों हम यौगिक के अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक के अणु के नाम से जानते हैं। कैसे विद्यार्थियों? जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये यौगिक है, अणु भी है, लेकिन अणु का कौन सा यौगिक है? अणु का कौन सा भाग है? यौगिक वाला अणु है। अब यौगिक वाला क्यों? क्योंकि इसमें हमने देखा तो इसमें जो भाग लेने वाले जो भिन्न भिन्न तत्व है वो कौन कौन से तत्व है? तो इसमें एक तो सोडियम है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, और तीसरा विद्यार्थी इसमें हाइड्रोजन है। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात, अब इसमें भी अनुपात निश्चित है कि सोडियम का एक है, ऑक्सीजन का एक है और हाइड्रोजन का भी एक है, कि निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक बंध द्वारा, केमिकल्स बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, संयोजित होते हैं। और ऐसे अणुओं को यौगिक का अणु कहते हैं। कोई भी बहुत सारे ऐसे जितने भी आपके, ये मान लो NaCl है, H2SO4 है, HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है, या आपका Na2CO3 है, बहुत सारे ऐसे, या HNO3 है, ठीक है ना, या फिर एसिटिक अम्ल है CH3COOH है, ये बहुत सारे सभी के सभी, या फिर H2S है, ठीक है ना, जितने भी जो यौगिक कंपाउंड्स है वो भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर के बने हैं और उसमें भी एक निश्चित अनुपात के द्वारा रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होते हैं, उसे हम यौगिक के अणु कहते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, हमेशा निश्चित अनुपात में होता है, जो अनिश्चित अनुपात में होता है विद्यार्थियों वो एक मिश्रण कहलाता है। तो विद्यार्थियों आज के बारे में जो हमारा जो एपिसोड क्लास थी वो थी परमाणु और अणु, जो सामान्य संरचना के बारे में, सामान्य जानकारी के बारे में। इससे ज़्यादा इसकी जानकारी और है नहीं, लेकिन विद्यार्थियों इससे ज़्यादा इसके और भी यदि पढ़ा जाए कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी इसकी संरचना आएगी, लेकिन सामान्यतः ये इसमें जो आपके बेसिक लेवल पे देखा जाए 9th और 10th के अंदर। हाँ, आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु की संरचना, जिसके अंदर परमाणु सिद्धांत आएंगे, मॉडल्स आएंगे, और परमाणु मॉडल्स के बाद आधुनिक आवर्त सारणी आएगी, मेडलिव की आवर्त सारणी आएगी, न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत आएगा, डोबेराइनर का तर्क आएगा, वो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों आप हमारे यूट्यूब चैनल से सदैव जुड़ कर रहना। आपके इस सब्सक्राइब करने से हमारे इस यूट्यूब चैनल को काफ़ी सपोर्ट एंड सहयोग मिलेगा, जिससे हम आने वाले दिनों में रेगुलर क्लासें चलाने का विचार कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को अपलोड कर सकें। क्योंकि आपके सहयोग, आपके सपोर्ट से ही इस चैनल की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और हमारे बायोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे निवेदन है, आपके तमाम दोस्तों, आपके पढ़ने वाले साथ, देश सभी राज्यों से, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान, क्योंकि विज्ञान सब्जेक्ट हर राज्य के अंदर एक कॉमन होती है। हर स्टेट से विद्यार्थी जो भी इसको वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो तमाम विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, और साथ में अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया पर स्टेटस लगवा कर भी लोगों को सूचना से प्रेरित कीजिए। और साथ में हमारे इस बायोलॉजी वाला स्पेशल YouTube चैनल के आगे एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, वो घंटे को भी आप दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। पुनः एक बार एसपी सर की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जय हिंद, जय भारत।